विद्यार्थियों, आज की हमारी कक्षा समाजशास्त्र और प्रकरण है समुदाय। विद्यार्थियों, जैसा हमने लास्ट कक्षा में अध्ययन किया था सामाजिक समूह के बारे में, आज हम समुदाय के बारे में अध्ययन करेंगे। हम एक सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारा जो जीवन है वो समाज में हम जीवन यापन करते हैं। कोई भी ऐसा प्राणी शायद मिलेगा हमें जो बिना किसी समाज, समूह या समुदाय के बिना अपना जीवन जी सके। इसलिए विद्यार्थियों, हमें जीवन जीने के लिए समूह की, समुदाय की और समाज की आवश्यकता होती है। लेकिन आज का जो हमारा प्रकरण है समुदाय, समुदाय के बारे में जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जब हम विचार करते हैं तो उसकी अलग रूप आता है। सामान्य बोलचाल में हम व्यक्तियों के समूह के रूप में समुदाय को परिभाषित कर लेते हैं, लेकिन जब समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से उस पर विचार करते हैं तो समुदाय की अलग अलग परिभाषाएं विद्वानों के द्वारा दी गई है। अनेक समाजशास्त्रियों ने समुदाय की परिभाषा दी है, जिनमें से कुछ परिभाषाएं यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। पहली परिभाषा हम लेंगे मेंजर के अनुसार। मेंजर ने जो समुदाय की जो परिभाषा दी है वो है वह समाज जो एक निश्चित भूभाग में निवास करता है। वह समाज जो एक निश्चित भूभाग में निवास करता है समुदाय कहलाता है। यानी मेंजर ने जो सबसे बड़ी बात कही है समुदाय के लिए जो आवश्यक माना गया है वो है निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग का होना समुदाय के लिए आवश्यक माना गया है। ये परिभाषा दी है मेंजर ने। अगली परिभाषा है डेविस के अनुसार। जो डेविस ने समुदाय की परिभाषा दी है वो परिभाषा है वह लघु क्षेत्रीय समूह, वह लघु क्षेत्रीय समूह जो मनुष्य का एक समूह है जो एक निश्चित भाग में रहता है वो समुदाय कहता है। देखिए, डेविस महोदय ने समुदाय के लिए लघु क्षेत्रीय समूह के रूप में उसको परिभाषित किया है। यानी इसका जो रूप होता है, आकार होता है, वो लघु होता है, छोटा होता है। इसलिए लघु क्षेत्रीय समूह के रूप में डेविस ने इसको माना है। अगली जो परिभाषा दी है बोगार्डस ने जो परिभाषा दी है वो परिभाषा है मनुष्य का वह समूह जिसमें हम की भावना पाई जाती है। मनुष्य का वह समूह जिनमें हम की भावना पाई जाती है और जीवन के सभी पहलू उसमें शामिल होते हैं। अब देखिए, बोगार्डस महोदय ने जो परिभाषा दी है समुदाय की, हम की भावना, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि हम जिस समुदाय के सदस्य होते हैं वो उस समुदाय के बारे में हम पहचानते हैं। हमें उस समुदाय का सदस्य होने पर गर्व महसूस होता है और जब समुदाय पर संकट आता है तो हम हमारे समुदाय की रक्षा करने के लिए हम बिल्कुल तत्पर हो जाते हैं। तो ये परिभाषा दी है बोगार्डस। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में कि समुदाय मनुष्य का वह समूह है जो एक निश्चित भूभाग में निवास करता है और जिसमें हम की भावना पाई जाती है। कि समुदाय की निष्कर्ष रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। अगली हम बात करेंगे समुदाय के तत्व। समुदाय में जो तत्व पाए जाते हैं, सबसे पहला तत्व है निश्चित भूभाग। देखिए विद्यार्थियों, निश्चित भूभाग समुदाय का पहला तत्व माना गया है। यानी एक निश्चित भू क्षेत्र में समुदाय का निवास होना आवश्यक है। जो समूह घुमंतु होते हैं, इधर उधर घूमते हैं, स्थायी निवास जिनका नहीं होता है उसको हम समुदाय नहीं कह सकते। इसलिए निश्चित भूभाग का होना आवश्यक माना गया है। दूसरा जो तत्व है विशिष्ट नाम। प्रत्येक समुदाय का एक विशिष्ट नाम का होना आवश्यक माना गया है, जिस नाम से हम समुदाय को पहचानते हैं।
समुदाय के सदस्य भी उस नाम से पहचानते कि मैं फला उस समुदाय का सदस्य हूँ, और जो दूसरे समुदाय के सदस्य हैं वो भी ये पहचानते ये फला समुदाय का सदस्य है, उस विशिष्ट नाम के द्वारा ही वो पहचाने जाते हैं। तीसरा जो तत्व बताया गया है मनुष्य का समूह। देखिए समुदाय के लिए मनुष्य का होना तो अति आवश्यक है, बिना मनुष्यों के कोई भी समुदाय का निर्माण नहीं हो सकता है, इसलिए मनुष्यों का समूह भी होता है समुदाय। अगला तत्व है सामुदायिक भावना। देखिए सामुदायिक भावना से क्या तात्पर्य है कि हम जिस समुदाय के सदस्य हैं उस समुदाय के लिए हम अपने स्वार्थों को त्याग देते हैं, हम अपने स्वार्थों की अपेक्षा समुदाय के हित की चिंता करते हैं, और हम अपने स्वार्थों को त्याग कर हम समुदाय के हित में सदैव कार्य करते हैं और सदैव तत्पर होते हैं। इसलिए सब जो सदस्य होते हैं वो समुदाय के हित में कार्य करते हैं, एक प्रकार से उनमें सामुदायिक भावना पाई जाती है। अगला जो तत्व है स्वतः जन्म। स्वतः जन्म से क्या तात्पर्य है? समुदाय कभी भी नियोजित तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से समुदाय का निर्माण नहीं होता है। समुदाय का निर्माण कभी भी नियोजित तरीके से नहीं होता है, योजना बनाकर समुदाय का निर्माण नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसका जन्म स्वतः होता है जब मनुष्य एक निश्चित भूभाग में निवास करने लग जाते हैं। धीरे धीरे वो जो समूह है वो समुदाय के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए योजनाबद्ध ढंग से समुदाय का निर्माण न होकर बल्कि इसका जन्म स्वतः अपने आप होता है। अगला जो तत्व है सामान्य जीवन। देखिए समुदाय में निवास करने वाले जो लोग हैं वो उनका जीवन एक सामान्य जीवन होता है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न प्रकार की कार्य वो समुदाय में रहकर करता है। उसका जन्म समुदाय में होता है, जन्म जो संस्कार होते हैं वो समुदाय में होते हैं, और उसके विवाह संस्कार समुदाय में होते हैं, और साथ में जो मृत्यु होने पर भी जो संस्कार होते हैं वो भी एक प्रकार से समुदाय के अंदर ही होते हैं। तो ये जो सामान्य जो जीवन है वो समुदाय के अंदर ही उसका होता है। अगला है स्थान का स्थायित्व। समुदाय का जो स्थान होता है वो निश्चित होता है, वो ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए वो एक स्थान बदलकर दूसरे स्थान पर चले जाएं, वो नहीं। एक स्थान जो होता है उसका स्थायित्व हमेशा बना रहता है, किसी स्थान का स्थायित्व होता है। अगली जो विशेषता तत्व माना गया है आत्मनिर्भरता। देखिए विद्यार्थियों, आत्मनिर्भरता समुदाय के लिए जो लघु समुदाय है उसके लिए आवश्यक मानी गई है। आज वर्तमान समय में यद्यपि आत्मनिर्भरता का तत्व नहीं पाया जाता, लेकिन जो प्राचीन समुदाय पाए जाते हैं या ग्रामीण समुदाय जो पाए जाते हैं उनमें आत्मनिर्भरता की विशेषता पाई जाती है। यानी अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं, चाहे वो सामाजिक आवश्यकता हो, चाहे हमारी आर्थिक आवश्यकता हो या सांस्कृतिक आवश्यकता हो, विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकताएं की पूर्ति समुदाय के अंदर ही होती है। इसलिए आत्मनिर्भरता का गुण भी समुदाय के अंदर पाया जाता है। तो विद्यार्थियों आज का जो है यही समाप्त होता है। धन्यवाद।